बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम खबरें मैं अब तक पहुँचा देता हूँ। एक तो ईरान की और अमेरिका की सूरत हाल जूं की त्यों बरकरार है, उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले मामले को ठंडा करना चाहते हैं और फिर मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ें उनको मिले उनको अपनी कामयाबी डिक्लेयर करके जो एक पॉलिटिकल डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हालात बदल जाते हैं, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है और जिस किस्म की शर्मिंदगी अमेरिका को उठानी पड़ी है गुज़िश्ता 1.5-2 महीने में, उसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को बहुत झटका लगा है। अब उन्हें फेस सेविंग कैसे मिलेगी, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तान से बंधी हुई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या वज़ीर आज़म उन्हें कोई फेस सेविंग लेकर देंगे। लेकिन इस सारे के बीच में अमेरिका ने इसराइल और अरब इत्तहादियों को $8.5 अरब से ज़ायद मालियत के हथियार फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से खबर आई है और ख़बर ये बताती है कि अमरीका ने इसराइल को और जो अरब इत्तहादी है, जिनमें UAE भी है, कतर भी है, बाकी ममालिक भी हैं, अब इन्हें दिफाई साजो सामान जो है वो देने का फैसला किया है। $8.5 अरब के हथियार अगर अभी मिलते हैं इन ममालिक को तो इस चीज़ को इस जंग के साथ जोड़ कर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है, ये अमरीकी अखबार है, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप आजकल ज़रा इस अखबार को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी लंबी तारीख है इस अखबार की, सारी दुनिया जानती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना अखबार है, इसकी एक क्रेडिबिलिटी भी है। इस अखबार के मुताबिक अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक दौर हो सकता है। बल्कि यहाँ दावा किया गया कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, लेकिन ऑफिशियली ना अमेरिका ने इसके बारे में कोई बात की है, ना पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई बात की है, ना ही ईरान ने इसके बारे में कोई बात की है। देखिए, ईरान ने अपनी तजावीज़ पहले दी, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रद्द कर दिया, फिर ईरान ने दोबारा तजावीज़ दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उन्हें रद्द कर दिया। ईरान लगातार लचक दिखा रहा है और आबने हुर्मुज़ की एक तो ईरान ने बंदिश की हुई है ना, और एक अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। अमरीकी नाकाबंदी इतना आसान काम नहीं है कि ईरान उसको सर्वाइव कर जाए लंबे अरसे के लिए। ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जैसे जैसे ईरान के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, ईरान कोशिश करेगा कि मुज़ाकरात करके इस नाकाबंदी का खात्मा किया जाए या फिर लड़के खात्मा किया जाए। कुछ ना कुछ करके उन्हें इस सूरत हाल से अपने आप को निकालना है, क्योंकि अगर उनके कुओं से तेल निकल कर दुनिया तक नहीं जाएगा तो उनके पास कमाई का कोई दूसरा बड़ा जरिया ईरान के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो मौजूदा ईरानी रजीम है उसके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप को तो फेस सेविंग चाहिए, लेकिन जो ईरान का मौजूदा रजीम है उन्हें भी अपने लिए एक फेस सेविंग चाहिए। देखें, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है वो आवाम को कोई बहुत बड़े बड़े रिलीफ नहीं दिलवा पाई। दुनिया के साथ ईरान कटा रहा और इस रजीम की लड़ाई रही पूरी दुनिया के साथ और अमेरिका की वजह से रही। और अपने इनके जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ईरान एग्जिस्ट करता है, आप उनसे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, उसकी वजह से ईरान का फड्डा रहा मुख्तलिफ ममालिक के साथ और मुख्तलिफ नज़रियात के साथ। और बहुत बड़ा जो रिलीफ दिया जा सकता था, तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान, जितना उसको अमीर और जितना बेहतर होना चाहिए था वो उतना अमीर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नुक्ता नज़र से ईरान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर भी जो ईरान का मौजूदा रजीम है उसके पास भी जो वाहिद फेस सेविंग है वो ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। यानी उनकी पूरी मकबूलियत और उनका पूरा बयानिया ही वो ये है कि हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं, हमने जालिम के सामने झुकना कबूल नहीं किया। देखिए, ईरान जो है वो शिया अक्सरियत मुल्क है और ये जो हमारा अहले तशी का फ़िरका है, इस फ़िरके में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अहले बैत का हर जगह पे नाम लेते हैं और वाक़या करबला को याद करते हैं। तो जब भी कभी कोई ये बयानिया बनाता है तो वो अहले तशी में बहुत मकबूल होता है कि वो डट कर खड़ा है और जालिम के सामने झुक नहीं रहा। अब ईरान की हुकूमत ने अपने मुल्क में ये बयानिया बनाया हुआ है जो मौजूदा रजीम है, और इस बयानिए को वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें भी अपने लिए फेस सेविंग रखनी पड़ेगी। तो वो एक हद से ज़्यादा लचक दिखा नहीं सकते। ये बड़ा बारीक काम हो रहा है मुज़ाकरात वाला। देखना ये है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकता है और किस हद तक कामयाब होता है, अमेरिका को कितनी फेस सेविंग मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे रोला डाल देंगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यहाँ पे ईरानी जो है वो सेलिब्रेशन कर देंगे कि हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया। तो ये इसी तरह होगा। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान तो अपने मीडिया को कंट्रोल कर लेता है। ईरान में ऐसा सच कोई जमहूरियत नहीं है, यानी वो जैसे एक नॉर्मल जमहूरियत वाला सिस्टम होता है वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पे वो कंट्रोल कर लेते हैं मीडिया को, चीज़ों को, लेकिन अमेरिका में ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वहाँ पे मीडिया जो है वो धोखे रख देता है हुकूमत को। तो
अमेरिकन कुछ भी कहते रहे, वहां की हुकूमत जितने मर्जी ताशे बजाती रहे, वहां का मीडिया बताएगा कि जनाब आपको बहुत मार पड़ी है और आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए, जो जो आपने दावे और वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ रहेगा। तो ईरान ने फेस सेविंग देनी है अमेरिका को भी, और खुद भी उन्होंने अपना जो मकबूलियत की उनके पास एक वाहिद बड़ी वजह है कि वो डट कर खड़े हैं, वो भी उन्होंने वजह अपने हाथ से नहीं जाने देनी। एक और चीज ये है कि ईरान को बिल्कुल अमेरिका पे भरोसा नहीं है। ईरानी फोर्सेस के बयान के मुताबिक उनके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं और उन्हें ये शवाहिद मिले हैं कि जल्द अमरीकी जारहियत के नतीजे में दोबारा जंग हो सकती है, यानी अमेरिका दोबारा से कोई लड़ाई छेड़ सकता है और फिर कशीदगी बढ़ जाएगी, एक मरतबा फिर जंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो बुलंद तरीन सतह पर है। 4 साल में इतनी बुलंद कीमत कभी नहीं थी। 2022 के बाद पहली मरतबा तेल की कीमत 126 अमरीकी डॉलर तक पहुंची है। अब अगर 126 डॉलर हो गई है तो ये हालात ख़राब होते हैं और हालात नहीं संभलते तो फिर ये कीमत चली जाएगी 140-150 तक, और अगर ये कीमत वहाँ तक चली गई तो इसका जो खमियाजा है वो पूरा यूरोप भुगतेगा, एशिया भुगतेगा, अफ्रीका भुगतेगा, तो बहुत सारे ममालिक को इम्पैक्ट आएगा। अमेरिका में देखें तेल महंगा हो रहा है, लगातार महंगा हो रहा है, वहाँ पे भी उनकी मार्केट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और वहाँ पे भी रिकॉर्ड टूट गया है कि अमेरिका में काफ़ी अरसे के बाद तेल की कीमत इतनी बड़ी है जितनी इस वक्त अमेरिका में तेल की कीमत है। तो अगर ये मजीद बढ़ती है तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ईरान के पास प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे यही एक चीज़ है कि जितनी देर अमेरिका मुहासरा जारी रखे, ईरान भी अंदर से मुहासरा करे रखे और फिर पेट्रोल की प्राइस आलमी मंडी में बढ़ती जाए और इसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़े। अब ट्रंप को तेल सस्ता करना पड़ेगा वरना अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। देखिए ना, यूरोप अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है, उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने या पीट हेग्सेथ ने, इन्होंने बार बार अनाउंस किया कि ये यूरोप के ममालिक से अपने फौजियों को निकालेंगे, यानी यूरोपीय ममालिक की हिफाजत के लिए अमेरिका ने जो बंदोबस्त किया हुआ, अपना डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ, अपने फौजी रखे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ से अपने फौजी निकालेंगे। अब ये दूरियां बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अमेरिका को इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमेशा नहीं रहना, लेकिन अमेरिका ने तो वजूद में रहना है और अमेरिकन सदूर चाहे चेंज होते रहे, पॉलिसीज चाहे बदलती रहे, लेकिन उनके इत्तेहादी जो बड़े तगड़े उनके पुराने इत्तेहादी हैं वो यूरोपियंस हैं। मगरबी ममालिक से अमेरिका अपनी दूरियां नहीं बना सकता और अमेरिका को ये कभी भी वारा नहीं खाएगा। अमेरिका का बयानिया, नैरेटिव, ये सारा कुछ जो बनता है वो मगरबी ममालिक से बनता है और उन्हीं की सपोर्ट से वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी जहाँ पे भी कोई मामला होता है वहाँ पे वो रूल करता है अमेरिका। तो मगरबी ममालिक की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इसमें। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इटली, स्पेन और जर्मनी से फौजी निकालने की बातें कर रहे हैं। खासतौर पे भी उन्होंने कहा कि 5000 फौजी वो जर्मनी से भी निकाल लेंगे। तो अमेरिका को अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। ट्रंप के तो चलें, अगर वो पूरा टाइम भी कर देते हैं तो 2.5 साल और है, तो इन 2.5 सालों के बाद एक नया सदर आ जाएगा अमेरिका में, तो वो एक नई पॉलिसी लेकर आएगा। और जो इस वक्त रिपब्लिकन्स की सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन आसानी से शिकस्त दे सकेंगे। मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। एक और नादरीन खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और साथ ही साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, इन्होंने ऐलान किया है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, यानी ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, इसका नाम लिया गया, जलसे और जुलूस किए जाएंगे। तो क्या इससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी, जलसे या जुलूस करेगी तो लोग वहाँ पे आ जाएंगे। लोग कभी मायूस हो जाते हैं, कभी फिर उम्मीद पकड़ लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान के नाम के ऊपर लोग कोई ना कोई उम्मीद बांध के बाहर निकल के आ जाते हैं, सड़कों पे भी आ जाते हैं, जलसे जुलूस में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है? तो साफ बात यह है कि जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव ना पड़े कि उन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए, तब तक वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शदीद दबाव डालना पड़ेगा। अब वो दबाव कैसे डाला जा सकता है? देखिए, उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन अपना काम करे, हुकूमत की एक एक गलती की निशानदेही करे, एक एक चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक एक चीज पे अवाम के साथ खड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे गैस का मामला है, चाहे महंगाई का मामला है। अभी ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें 11% महंगाई हुई है पाकिस्तान में, मजीद बढ़ गई है 11%। तो 11% जब महंगाई बढ़ गई है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों के साथ फिर क्या हुआ है। और लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी चीज़ पहले से सस्ती हो गई हो। जो चीज़ भी यहाँ पे एक मरतबा महंगी होती है, उसके सस्ता होने के इम्कानात कोई नहीं होते। आज तमाम चीज़ें लोग जो खरीद रहे हैं
वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से कम 50% से लेकर 100% तक महंगी खरीद रहे हैं। यानी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। बिजली की कीमत में लगभग 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी बिजली की कीमत 3 गुना है। वहाँ पे 3 गुना सस्ती है। मुझे आप ये बताएं ना कि वहाँ पे जो ताजर कोई चीज़ बनाता है या सनतकार वहाँ पे कोई चीज़ बनाता है और वहाँ के ताजर उसे आलमी मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो उनको जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारे से 3 गुना कम पड़ती है तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। आप फर्ज करें ना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई और वही प्रोडक्ट बांग्लादेश ने बनाई और वही इंडिया ने बनाई। अब इंडिया की फैक्ट्री में बिजली का यूनिट जो है वो पाकिस्तान से 3 गुना सस्ता है, बांग्लादेश में भी 3 गुना सस्ता है, तो हमें वो चीज़ महंगी पड़ेगी और इंडिया और बांग्लादेश में सस्ती पड़ेगी। अब उनका ताजिर जब बेचने जाएगा तो हम हैं तो एक ही खित्ते में, तो उनकी चीज़ जितने की भी बिकेगी वो उनको वारा खा जाएगी। हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे, हमारा उतना मुनाफा ही नहीं होगा। और अगर वो फर्ज करें हम एक चीज़ 100 रुपए की बना रहे हैं, वो उस चीज़ को 70 रुपए की बना रहे हैं, हम 110 रुपए की बेचकर 10 रुपए कमाते हैं, वो 110 रुपए की बेच के 40 रुपए कमाते हैं। और अगर वो 100 की बेचना शुरू हो जाए तो हमें तो बगैर मुनाफे के बेचना पड़ जाएगी, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और ये लगातार प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो इन इश्यूज के ऊपर अपोजिशन बात करती नहीं है। अपोजिशन ने अपोजिशन होने का रोल प्ले ही नहीं किया। ये किसी तबके के साथ खड़े नहीं हुए, ना किसानों के साथ खड़े हुए, ना मजदूरों के साथ खड़े हुए, ना स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए, ये किसी के साथ खड़े नहीं हुए। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, किसी बात के ऊपर भी इन्होंने अपोजिशन नहीं की। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल ही नहीं सके, ना सड़कों के ऊपर डाल सके, ना ऐवानों के अंदर डाल सके, ना मीडिया के ऊपर डाल सके। सोशल मीडिया जो दबाव डालता है उसके भी ये खिलाफ हो जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया से खुद ही लड़ती रहती है, किसी और ने क्या लड़ना है। अब इस वक्त देखें ना, सूरत हाल ये है और अपोजिशन को कोई होश ही नहीं है। 125 रुपए से लेकर 150 रुपए तक डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप सिर्फ टैक्सेस दे रहे हैं 1 लीटर पे। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए का लीटर जो है वो पेट्रोल था, आज उसके ऊपर खाली टैक्स ही 150 रुपए है। यानी जितने का इमरान खान पेट्रोल दे रहा था उतना तो ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। सादी सी बात है। तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब इस चीज को लेकर के अपोजिशन को इन्हें नाको चने चबवाने चाहिए। इन्हें चाहिए सड़कों पे आए, लोगों को बताएं, हर तरफ ये बात करें कि जनाब जितने का हम पेट्रोल दे रहे थे उतना तो ये सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत तो इसके अलावा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो अपोजिशन काम करती होती है, बात करती होती है, लेकिन मौजूदा अपोजिशन जो है वो ऐसा लगता है कि बगैर दांतों के है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये डरे हुए हैं। देखिए, अपोजिशन करने से, सच बोलने से, हकायक सामने लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो तो आपको करना चाहिए। ये तो हर अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो काम भी ये नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं कि कह रहे हैं तहरीक चलानी है, तो क्या इस तहरीक से जो आप चलाना चाह रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकते हैं? ये एक्चुअली हमेशा प्रेशर को मैनेज करते हैं। जब भी कारकुनों का प्रेशर आता है, अवाम का प्रेशर आता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही, मीडिया का प्रेशर आता है। आज जो हुकूमत के हमायती मीडिया वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अपना काम तो करे, हुकूमत पे दबाव डाले ताकि वो गलत काम करने से बाज रहे। अब सादगी का लेक्चर दे देते हैं कौम को, खुद महंगाई में इजाफा करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने अल्ले तलल्ले मौजूदा हुकूमत नहीं छोड़ रही। लगातार ये इश्तिहारबाजी कर रहे हैं। अभी ये जो PSL का फाइनल होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंसर्ट करेंगे, म्यूजिकल कंसर्ट, बहुत सारे फनकारों को उसमें बुला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें बुला रहे हैं। चले, अच्छा है, कौम को इवेंट मिलने चाहिए, और इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ तमाम मैचेस के अंदर लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मसला असल में वही है कि लोग जब मैचेस देखने आते हैं, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो इमरान खान के नारे लगाते हैं। और अब ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की जंग लगी हुई है, तो लोगों के वो जज्बात भी भड़के हुए थे, तो इनको ये वारा ही नहीं खाता था। लिहाजा इन्होंने पब्लिक के बगैर पूरा का पूरा PSL करवा दिया। और अब इन्होंने सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर अपने पासेस जारी करके बहुत बड़ी तादाद में अपने MNAs MPAs और अपने ओहदेदारान को कह रहे हैं कि अपने बंदे लेकर आने हैं। जितनी बड़ी तादाद में अपने बंदे ला सकते हैं, अपने बंदे लेकर आने हैं। अब ये अपने बंदे लेकर जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम को भरें और पासेस के जरिए से भरें, और कुछ लोग टिकट लेके भी आएंगे बेचारे, और वहाँ पे पुलिस की बहुत भारी नफरी तैनात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है किसी किस्म की कोई सियासी आवाज़ ना उठे, किसी किस्म की कोई मजहबी आवाज़ ना उठे। ख़ास तौर पे आप फ़लस्तीन के बारे में बात ना करें, आप इसराइल के ख़िलाफ़ बात ना करें, ख़ास तौर पे आप इमरान खान का तो बिल्कुल ही कोई नारा लगाए ही ना। तो अब ये इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें ना, ये कहते हैं कौम को किफ़ायत शारी। अभी आप देखेंगे ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देंगे इस बात की तशहीर के ऊपर
कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की पिछले साल इन दिनों में लड़ाई हुई थी, और आप ये देखेंगे कि मिली नगमे, बैनर, पोस्टर, ये बहुत सारा कुछ ऐसा करेंगे जो गैर ज़रूरी है। क्योंकि देखें, मैं इसलिए गैर ज़रूरी कह रहा हूं कि कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। वादा जो है पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तानियों के साथ ये है कि वो कश्मीर को आज़ाद करवा कर देंगे। 70 साल में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो अब सिर्फ इंडिया के जहाज़ गिरे हैं और उन्होंने पाकिस्तान में नुकसान किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए। उन्होंने यहाँ बहुत सारे लोग शहीद कर दिए थे, हमारे एयरपोर्टों पे उन्होंने मारा, उन्होंने मिसाइल मारे। मामला ये है कि हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है, हम उससे बड़े खुश हैं, लेकिन अब आप कौम का करोड़ों अरबों रुपया इस पर ज़ाया तो ना करें इस बात पे कि जनाब हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, अपना पानी छुड़वा लें इंडिया से, फिर सेलिब्रेट कर लेते हैं। कश्मीर को आज़ाद करवा लें, मैं 1 हफ्ता जश्न मनाऊंगा, बल्कि 1 महीना जश्न मनाऊंगा। कश्मीर को आज़ाद करवा लेना जो वादा किया हुआ है, और हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे। तो वो पानी बंद करके बैठा हुआ है और अब तक उनका सांस ही बंद नहीं किया। तो यहाँ पे अब जनाब एक और जश्न आपको देखने को मिलेगा जिस पे कौम का पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगाए जाने की तवक्कुआत है, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। नादरीन, एक खबर मैं जाते जाते आपके साथ शेयर करूंगा, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। 100 दिन हो गए हैं ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार हुए, 100 दिन हो गए, उनका केस ही नहीं लग रहा। ये दोनों वकील हैं और इंसानी हुकूक के लिए काम करते रहे। इन्होंने हमेशा गरीब आदमी के, कमज़ोर आदमी के केसेस मुफ्त में लड़े हैं। इन्होंने पैसा नहीं बनाया, इन्होंने इंसानी हकूक के लिए, इंसानियत की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए ये लोग काम करते रहे। बड़ा जोर लगाया इन्होंने, हर पिसे हुए तबके के लिए ये खड़े हुए, ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा। सलाम है दोनों मियाँ बीवी को। और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाके बंद कर दिया, और एक ट्वीट के ऊपर इनको 17 साल की सजा सुना दी। इधर जज का बेटा दिन दिहाड़े 2 बच्चियों को कुचल के कत्ल कर देता है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी भी इलीगल है, और वो 2 दिन में घर चला जाता है। इनका 100 दिन हो गए, केस ही नहीं लग रहा, और अदालत भी वही है जहां उस जज का बेटा था, यानी उस लड़के का बाप जिस अदालत के अंदर जज है वही अदालत है। आप अंदाजा करें, यह है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, और ये इंसाफ के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ठोकरें खाते थे। इनका अपना तो कोई मामला नहीं था, ये तो गरीब और पिसे हुए तबकात के लिए, जबरी तौर पर लापता अफराद के लिए, बहुत गरीब और पिसे हुए लोग, वो बेचारे जिनका कोई बात ही सुनने वाला नहीं है, उनके केसेस लड़ते थे ये। और आज इनके साथ जो है वो वकला खड़े, इसके बावजूद इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप अंदाजा करें कि जो खुद वकील हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, और वकील भी वो जो इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, जिनके लिए इंटरनेशनली आवाज उठी है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? जब आप ये हरकतें करते हैं ना, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एवेन्यू पे नंबर 1 बिल्डिंग है, वो पता चले वो बिल्डिंग ही गैर कानूनी है, वो बिल्डिंग बन रही थी, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बन गई, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बिक गई, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बिक के जनाब लोग उसके अंदर शिफ्ट हो गए, किसी ने नहीं रोका। एंड में आगे याद है जनाब ये तो बिल्डिंग गिरानी थी, पहुंचो जी सारे, अब खाली करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गैर कानूनी काम है ना, रोको उसको, लेकिन ये गैर कानूनी काम करवाया किसने? कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं? इसके अंदर जब पहली ईंट रखी जा रही थी, जब इसको बनाया जा रहा था, वो जो अफसरान है सीडीए के, वो तमाम लोगों को लटकाए ना ला के, इनको उल्टा लटकाएं, इनकी जेबों से पैसा निकलवाएं जो इन्होंने रिश्वतों में खाया। लेकर आओ उस ठेकेदार को पकड़ के जो बेचकर भाग गया, वो सारे माफिया को पकड़ो जो इसके लिए जिम्मेदार है। वो बेचारे लोगों ने जिन्होंने खरीदा हुआ है, उनका क्या कसूर है? वो तो खरीद रहे थे इसलिए कि इसकी इजाजत थी, तब आपने यहां पे नोटिस लगाया नहीं कि जनाब ये नहीं खरीदना वरना आपके पैसे जाया हो जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसकी बिल्डिंग नंबर 1 ही गैर कानूनी होगी, उस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? आप अंदाजा करें ना, इन्होंने पैसा लगवा दिया, सारा कुछ कर दिया, लोगों ने ले लिया, एंड में आके इन्होंने कहा जी नहीं, खत्म, जाया, फारग, घर जाओ। अब ये जो इन्होंने किया है, इसके बाद कौन पागल है जो आएगा पाकिस्तान में पैसा लेके कि यार ये तो पागल है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्डिंग बन के तैयार होके बिक भी गई, अब जाके ये कह रहे वो जस्टिस इजाजुल एहसन का, तो पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो उसको, अंदर डालो, पूछो उससे। वो जस्टिस साकिब निसार का कह रहे हैं तो पकड़ो ना, गिरफ्तार करो, सवाल पूछो। ये लोगों को कहानियां ना सुनाएं। आप इंसाफ करना है तो इंसाफ करें, ये पिक एंड चूज ना करें। इसी इस्लामाबाद में गरीबों के घर गिरे, पूछने वाला कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। गरीबों के घर इन्होंने मसमार कर दिए,
और लाइन से गिरा दिए। एक एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50 घर इन्होंने गिराए, लोगों को बेघर कर दिया, उनको दूसरे घर ही नहीं दिए, मुतबादल जगह ही नहीं दी इन्होंने। ये इसी मुल्क में हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।